सुनिए, कल पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है, फिर पापा जी पूरे दिन घर में ही रहेंगे क्या? बड़ी बहू सुनीता अपने पति सुबोध से बोली। सुबोध बोला, हाँ सुनीता, घर में ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे? मतलब अब उनकी पूरी दिन सेवा करनी पड़ेगी। आप तो उस दिन कह रहे थे बस थोड़े दिन और फिर मुझे पापा जी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। मगर अब तो पापा जी पूरा दिन सर पर बैठकर तांडव करेंगे, कभी यह दे दो तो कभी वह दे दो। क्या पूरे दिन मैं यही सब काम करती रहूंगी? झुंझुलाकर बोली सुनीता। सुबोध बोला, एक बार पापा के रिटायरमेंट के पैसे आ जाने दो सुनीता। तुम्हें तो याद ही होगा, पापा कह रहे थे रिटायर होने के बाद सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूंगा और जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वो भी तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दूंगा। हम दोनों भाई भी अलग हो जाएंगे। फिर हम पापा जी को हमेशा के लिए छोटे के पास भेज देंगे। बस एक बार प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाने दो, तब तक सेवा कर लो पापा की। वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच लिया है, उम्र भर में उन्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, इसलिए तुम क्यों चिंता करती हो? सुनीता बोली, हाँ मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब पापा जी का प्रॉपर्टी हमारे हाथों में आए। दूसरी तरफ छोटी बहू रीमा अपने पति नरेश से बोली, कल से पापा जी पूरे दिन घर में ही रहेंगे, मतलब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ऊपर से उन्हें समय समय पर चाय नाश्ता खाना दो, वो अलग। कम से कम वो जब ऑफिस से आते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और फिर सीधा रात को ही उनका चेहरा देखना पड़ता था। मगर अब पूरे दिन उनका चेहरा देखना पड़ेगा। नरेश, कोई तो उपाय सोचो ताकि मुझे उनकी पूरे दिन सेवा ना करनी पड़े। वैसे भी पूरे दिन पापा जी का चेहरा देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। नरेश बोला, ये मत भूलो रीमा, सेवा करोगी तो ही मिलेगा मेवा। रीमा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। नरेश बोला, भूल गई तुम, पापा जी के रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके पूरे पैसे मिले? रीमा बोली, अरे हाँ नरेश, ये तो मैं भूल ही गई थी, अब तो पापा जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन नंदलाल जी का रिटायरमेंट था। ऑफिस वालों ने मिलकर नंदलाल जी के लिए पार्टी रखी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए गए। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से पापा जी की ऑफिस वाली पार्टी में गए थे। खूब सम्मान दिया गया नंदलाल जी को और वहाँ के मैनेजर नंदलाल जी के बेटों से बोले, तुम्हारे पापा ने जिंदगी भर खूब मेहनत की है, अब उन्हें खूब आराम देना। आज तुम लोग जो हो इनके बदौलत ही हो। दोनों बेटों की नज़र तो पापा की रिटायरमेंट वाली पैसे पर थी। ऑफिस से निकलते ही बड़ा बेटा सौरभ बोला, लाइए पापा, यह पैसे वाला बैग मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। उतने में छोटा बेटा नरेश बोला, पापा आप कहे तो मैं घर जाते जाते यह पैसे बैंक में जमा कराऊं। वैसे भी इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। नंदलाल जी बोले, तुम दोनों पैसों की फिक्र मत करो, इन्हें मैं मेरे खाते में बैंक में जमा कर दूंगा। ये सुनकर एक पल के लिए दोनों बेटों की उम्मीदों पर पानी फिर गई। नंदलाल जी भी शायद मन ही मन जान चुके थे कि उन्हें अभी किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, इसलिए वे खुद ही अपने पैसे बैंक जाकर अपने खाते में जमा कर आए। नंदलाल जी रिटायर तो हो गए, लेकिन अब भी सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते। शुरुआत के दिनों में तो बहुओं ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज रोज टेबल पर उनका चाय नाश्ता और समय पर खाना भी पहुंचा देती। मगर एक महीने में ही दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, पहले तो बुढ़ा ऑफिस के लिए निकल जाता था, अब तो पूरे दिन इनकी सेवा करनी पड़ती है। ना जाने कब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा, फिर हम हमेशा के लिए इसे गांव भेज देंगे। जब दोनों बहुओं ने देखा नंदलाल जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे का कि या रिटायरमेंट के बाद आए पैसों का बंटवारा करने की बात ही नहीं करते थे, तो बहुओं ने ससुर की सेवा में आनाकानी शुरू कर दी। रोज की तरह आज भी नंदलाल जी सुबह जल्दी उठकर अखबार लेकर बैठ गए और बोले, रीमा बेटा जरा मेरा नाश्ता ले आओ, मुझे फिर दवाई भी लेनी है। रीमा बोली, पापा जी इनका ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अभी मैं इनके लिए टिफिन बना रही हूँ, आप सुनीता भाभी से कह दीजिए आपका नाश्ता बनाने को। और रीमा झटपट रसोई में वापस चली गई।
नंदलाल जी ने अपनी बड़ी बहू सुनीता को आवाज लगाई। थोड़ी देर तो सुनीता आई ही नहीं, मगर नंदलाल जी के कई बार पुकारने पर वह आई और बोली, पापा जी क्या हुआ, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? नंदलाल जी बोले, बेटा जरा मेरे लिए नाश्ता तो बना दो, मेरी दवाई का समय हो गया है। सुनीता बोली, पापा जी मैं तो इनके साथ ही अभी बाइक पर निकल रही हूँ, ये ऑफिस जाते जाते मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे। आप एक काम करिए, रीमा से बोल। आज तो सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला नंदलाल जी को, उन्हें आज बिना नाश्ते के ही दवाई लेनी पड़ी। रीमा अपनी जेठानी सुनीता से बोली, भाभी मुझसे तो इस बुड्ढे की सेवा और नहीं होती, ना ही ये बुड्ढा हमें इसके रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और ना प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। सुनीता बोली, हाँ छोटी, हमें इस बुड्ढे को इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। इसका एक भी काम नहीं करेंगे, तब जाकर इस बुड्ढे की अक्ल ठिकाने आएगी। दोनों बहुओं ने अब ठान लिया था कि अब जब भी नंदलाल जी कोई काम करने को कहेंगे, बड़ी कहेगी छोटी को करने के लिए कह दो और छोटी कहेगी बड़ी को करने के लिए कह दो। इस तरह नंदलाल जी दोनों बहुओं के बीच में फंसकर रह जाएंगे और फिर अंत में अपना काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन नंदलाल जी को बहुत खांसी आ रही थी। उन्होंने बहुओं को आवाज लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी दे जाए। दोनों एक साथ आकर बोली, पापा जी रसोई यहीं बगल में ही तो है, कहाँ समय लगता है पानी लेने में। अब से खुद का काम खुद कर लीजिएगा, बार बार हमें मत पुकारिएगा, समझे? वैसे हमें वैसे भी घर के अन्य बहुत काम है, रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं। नंदलाल जी को बहुओं का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी पत्नी शांता जी की तस्वीर देखकर रोने लगे और बोले, देख रही हो शांता, क्या हाल हो गया है मेरा, काश तुम मुझे छोड़कर यूं जल्दी ऊपर नहीं जाती। नंदलाल जी अतीत की गलियारे में खो गए। नंदलाल जी और शांता जी के दो बेटे सुबोध और नरेश और एक बेटी आयशा थी। नंदलाल जी पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करते, तब जाकर घर चलता था। नंदलाल जी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। नंदलाल जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। उस समय भी नंदलाल जी ने पैसे की परवाह न करते हुए अपनी माँ का अच्छे से अच्छी जगह इलाज करवाए थे। उस वक्त लाखों का कर्जा हो गया था। इतना कोशिश करने के बावजूद भी अपनी माँ को नहीं बचा पाए थे। नंदलाल जी के पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा तुमने और बहू ने हमें बूढ़े की बहुत सेवा की है, देख लेना एक दिन तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां भी तुम्हारी खूब सेवा करेगी। मगर आज अपनी ही बहुओं का ऐसा व्यवहार देखकर नंदलाल जी को अपनी पत्नी शांता जी की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहे थे, शायद कलयुगी संतान ऐसी ही होती होगी, तभी तो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बेटों के शादी के बाद अक्सर शांता जी नंदलाल जी को कहा करती थी, बेटे बहुओं में बहुत बदलाव आ चुका है। वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे लोग हमें रखेंगे, मगर इनके मन में लालच है। तब नंदलाल जी शांता जी को बातों को अक्सर टाल दिया करते थे और कहा करते थे, भाग्यवान, पता नहीं तुम औरतों को बेटों की शादी के बाद क्या तकलीफ हो जाती है, तुमको तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी पर ही शक होने लगता है। मगर आज मुझे समझ आया कि शांता हमेशा सच कहती थी और मैं उसकी बातें नज़रअंदाज कर देता था। शायद शांता जान चुकी थी कि बुढ़ापे में कोई उसकी सेवा नहीं करेगा, तभी तो जल्दी ऊपर चली गई। काश शांता, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऊपर आ जाता। कहते हुए नंदलाल जी की आंखें फिर भर आई। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी तो सामने से बेटी आयशा बोली, पापा कैसे हैं आप? नंदलाल जी बेटी की आवाज़ सुनते ही खुश हो गए। वे बेटी को कोई चिंता नहीं देना चाहते थे, इसलिए बोले, ठीक हूँ बेटा। पापा अब आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रहे हैं, आयशा ने कहा। नंदलाल जी बोले, नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो गई है। आयशा दूसरे शहर में रहती थी जो लगभग 5 घंटे की दूरी पर था। वह बोली, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मगर बच्चे की परीक्षाएं
भी नज़दीक आ रही है, इसलिए अभी तो नहीं आ पाऊँगी, मगर आप समय पर दवाई लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नंदलाल जी बोले, हाँ बेटा, तू मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत कर। और उन्हें ज़ोरदार खाँसी आ गई। उतने में बड़ू बहू सुनीता बोली, मुँह पर हाथ रखकर खाँसिए पापा जी, घर में बच्चे भी हैं। कहीं आपकी वजह से हम में से किसी को खाँसी हो गई तो आपका क्या है? आपको तो घर पर रहकर आराम ही करना है, मगर हम सबको तो पूरा दिन काम करना होता है। बच्चों को स्कूल और पढ़ाई, और हमें रसोई और घर संभालना होता है। आइंदा से कहते समय मुँह पर हाथ जरूर रखिएगा। छोटी बहू रीमा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, पापा जी, मैं तो कहती हूँ आप अपने कमरे से ज़्यादा निकला ही मत कीजिए। नंदलाल जी तो बेचारे अपने लिए सिर्फ गर्म पानी लेने आए थे। वह भी बहुओं को ही कहा थी कि वे ही दे दे, मगर उन्हें ही कहा था खुद से ले लो, और अब इतना सुना रही थी वह अलग। अगले दिन रविवार था। बेटे बहुओं ने घूमने का प्लान बनाया था। घर की वॉशिंग मशीन खराब था, जिस वजह से नंदलाल जी के बहुत सारे धोने के कपड़े जमा हो गए थे। नंदलाल जी जानते थे बहुएं तो उनके कपड़े धोकर नहीं देगी, इसलिए खुद ही बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गए। जब दोनों बेटों ने नंदलाल जी को कपड़े धोते देखा तो सौरभ बोला, पापा, आपको हम दोनों भाइयों को अलग कर प्रॉपर्टी और पैसा का बंटवारा कर देना चाहिए था। अब देखो, दोनों बहुओं में से कोई भी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। कम से कम सब कुछ हमें दे देते तो इसी बहाने हम लोग आपकी सेवा तो करते। छोटा बेटा नरेश बोला, हाँ पापा, आपने तो कहा भी था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देंगे, मगर 2 महीना हो गए आपका रिटायरमेंट हुए और आपने हमें अब तक कुछ नहीं दिया। नंदलाल जी के बेटे बहुओं की मनसा समझ आ चुकी थी, तभी तो उन्होंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं दिया था। वे चुपचाप अपने कपड़े धोते रहे। आखिर अब तो उन्हें सब कुछ समझ आ ही गया था कि बेटे बहुओं की नज़र अब तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और पैसों पर है। अभी जब इनके हाथ प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो मेरा यह हाल है, यह हाल कर दिया है। कल को अगर इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा तो जाने मेरा क्या हाल होगा। यही सोचते सोचते वही बेचारे अपने कपड़े धोए जा रहे थे कि उतने में उनकी बेटी आयशा अपने मायके आ पहुंच गई। दरवाज़ा खुला था तो वो सीधा अंदर चली आई। उसने जब नंदलाल जी को बाथरूम में कपड़े धोते देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बोली, पापा, दो दो बहुओं के होते हुए आप क्यों कपड़े धो रहे हैं? आप बाहर आइए। नंदलाल जी खांसते हुए बाहर आए। आयशा बोली, भैया भाभी, कहाँ हो सब? आयशा की आवाज़ सुन दोनों भाई भाभियाँ, जो अपने कमरे में घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बाहर आ गए। रीमा बोली, अरे दीदी, आप यूँ अचानक कैसे? बताकर तो आती। आयशा बोली, भाभी, अगर बताकर आती तो आप लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती? मेरे पापा को ऐसे कपड़े धोता कैसे देख पाती? भैया, मुझे शर्म आ रही है आज आप लोगों को अपना भाई कहते हुए। भाभियाँ तो पराई थी, मगर आप तो अपने थे। आप लोग पापा को यूं बाथरूम में कपड़े धोने दे रहे थे। छी छी, आज आप सब मेरी नज़रों में गिर गए। मेरा बस चले तो आप लोगों के खिलाफ, बुजुर्ग को सताने के खिलाफ केस फाइल कर दूं। दोनों भाई भाभियाँ नीचे नजरें झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपने पिता को रिटायरमेंट के बाद सुख के बदले दुख जरूर दिया था, यह तो वे लोग जानते ही थे। पापा, आप चलिए, आज से आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। वह तो अच्छा हुआ उस दिन आपसे फ़ोन पर बात करने वक्त मैंने फ़ोन काटा नहीं था और मुझे दोनों भाभियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई मेरे पापा के यहाँ कितना मान सम्मान मिल रहा है और देखने चली आई। लानत है मेरे ऐसे भाई भाभियों पर जो बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इतना कह आयशा नंदलाल जी को अपने घर ले आए। थोड़े दिनों बाद अपने दोनों बेटे बहुएं ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं पापा सारी प्रॉपर्टी और पैसे बेटी को ना दे दे, और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था।
घर खाली करने के पेपर लेकर कोर्ट से एक आदमी जब उनके दरवाजों पर पहुंचा तो सभी का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे काटो तो खून नहीं। वे चारों अपने पिताजी से माफ़ी मांगने दौड़े चले आए, मगर नंदलाल जी बोले, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मगर बेटी आयशा के साथ रहकर मुझे मेरे बाबूजी की एक बात याद आ गई। वह कहते थे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदलाल, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे खूब सेवा करेंगे। यह बात 16 आने सच है। आज मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया। और हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ माफ़ी मांगने आए हो, उसका अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मेरा सब कुछ अपनी बेटी और उसके बच्चों के नाम कर दिया है। कल तक तुम लोगों को मेरा पुश्तैनी मकान खाली कर देना, फिर आगे मेरी बेटी की मर्जी, वह चाहे इसको जो करे। मेरे कहने को 2 बेटे हैं, मुझे रखने का फर्ज मेरी बेटी निभा रही है। यह सुनकर वे चारों नंदलाल जी के पैरों में गिर पड़े, मगर नंदलाल जी ने उन्हें माफ नहीं किया। दोस्तों, मुझे लगता है नंदलाल जी ने जो किया वह सही किया। आपको नंदलाल जी का फैसला कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।